जयपुर में आज से शुरू होगा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में लिया हिस्सा। सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों विंग से निर्मित एनसीसी कैडेट्स ने एक दल ने उपराष्ट्रपति को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर। सोलन में रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। अभिनंदन समारोह में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सिख दंगे करवाने वाली पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की बात करती है। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान मंजूर। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट होगा। पश्चिम बंगाल में फिर उड़ी कानून की धज्जियां। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की मामले की एनआईए जांच की मांग। गृह मंत्री को लिखा पत्र। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू को आज कोर्ट में किया गया पेश। अदालत ने आतंकी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में भारत की अनुदान सहायता से निर्मित पुनर्निर्माण परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इससे पहले पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज से गुलाबी नगरी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगर जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री जयपुर आगमन पर सबसे पहले प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां वे भाजपा विधायक और प्रदेश संगठन की बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से संपूर्ण देश में वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन के आयोजन को भी प्रोत्साहित किया है। हर वर्ष ये सम्मेलन अलग अलग स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये जयपुर में होने जा रहा है। आयोजन के चलते जयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां ईडी की टीम और आइए अब सीधा आपको लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय। है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है। ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करके संविधान की रक्षा करूंगा। ममता बनर्जी ने भी भारत के संविधान की ही शपथ ली है। और जब कानून का पालन करते हुए जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होता है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल गए।
ममता बनर्जी का एक इतिहास रहा है और तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताता हूं। याद करिए, 2 मई 2021 पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। ऐसी हिंसा हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, घर जलाए गए, क्योंकि जितने गुंडे हैं उनको यह बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। और मैं ये कहता हूं आज इस मंच से, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी, जिम्मेदारी लेने से आप इतना घबराती क्यों? आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जो ईडी अफसर थे, कानून के रक्षक, ये वहां की पुलिस को कॉल करते हैं कि मदद चाहिए। टीएमसी के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया है। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, इनके यहां ईडी छापा मार रही थी। पहले तो कोई घर से निकला नहीं, उसके बाद यह जानलेवा हमला हो जाता है। आप सोचिए कितना चिंताजनक है। पुलिस ने ईडी के अफसरों से बात करने से मना कर दिया। तो मैं ये कहूंगा, शाहजहां शेख, मामला तो शाहजहां शेख का है, पर शह किसकी है? ये शेखी किसकी है कि मैं कानून से ऊपर हूं? ये तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। और ममता बनर्जी, आपको ये गलतफहमी हो गई है कि जो कानून के रक्षक हैं, जो ईमानदार अफसर अपना कार्य करेंगे, उनको आपके गुंडे पीटेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं इस मंच से, कानून का जब डंडा चलेगा तो ये जितने गुंडे हैं ना, इनको नानी याद आ जाएगी। इनको आप बचा नहीं पाएंगे। ये लड़ाई कानून के डंडे और ममता के गुंडों के बीच में है, और जीत हमेशा कानून की होती है, वर्दी की होती है। हमारे जो अफसर ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी होती है, और इस बार भी उन्हीं की जीत होगी। ये आश्वासन इसलिए देना भी बड़ा आवश्यक है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये न्यूज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? डेमोक्रेसी नॉट वर्किंग एट पंचायत लेवल इन बंगाल। और ये आज के लिए भी बिल्कुल प्रासंगिक है। लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। जब संविधान और वर्दी का रसूख ना रहे, जब मुख्यमंत्री कानून के साथ ना खड़ा हो बल्कि गुंडों के साथ खड़ा हो जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी के मन में आज केवल सत्ता का सुख भोगना है। और मैं जब बात करता हूं अफसरों की, ईमानदार अफसरों की, मैं एक बात और बता दूं, पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है कि ममता बनर्जी ना हो गई, अराजकता की मूर्ति हो गई। न्याय की मूर्ति सुना होगा आपने, न्यायालय में होती है।
आज ममता बनर्जी जो है अराजकता की मूर्ति हो गई, जनता को डराया जाता है। इससे पहले जब सीबीआई के अफसर पश्चिम बंगाल गए थे जांच करने, तो उनको बंद कर दिया गया था कमरे में पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा। पहली बार ऐसा हुआ कि लोकतंत्र में वर्दी धरने पे बैठी थी ममता बनर्जी के साथ, और मैं इतना ही कहूंगा कि जब जनता की ही हत्या की जाए क्योंकि उन्होंने अपना लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया है, और उनको टारगेट किया जाए कि आपने हमारे लिए वोट क्यों नहीं किया, ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि आज ममता बनर्जी जंगल राज का पर्याय है। और जैसा मैंने कहा, पुनः दोहराते हुए, ये जो लड़ाई है ये कानूनी डंडे और ममता बनर्जी के गुंडों के बीच में है, और जीत कानून की होगी। एक और बहुत ही अहम बात आपके बीच में मैं रखता हूं, इसका एक और पहलू है। केंद्र में ईमानदार सरकार है, जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। जो भ्रष्टाचारी जनता का धन लूट के बैठे थे, जिनको लगता था हम कानून से ऊपर हैं, आप उनके कृत्य देखिए। हमने प्रेस वार्ता कल और परसों करी और मुद्दा उठाया, ईडी के समन आए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से हुक्म किया, अपना समन वापस लो, मैं आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी नंबर 1 कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ईडी को आदेश देते हैं। अब जरा देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन 7 समन गए, 7। हेमंत सोरेन ने कहा मेरा तो भ्रष्टाचारियों के साथ साथ है, आप 7 दो, 6 दो, 5 दो, मैं नहीं आ रहा हूं। ये क्या है? ये भी इंडी अलायंस घमंडिया गुट के एक घटक दल है। उसके बाद विचित्र बात है, ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार का गोंद इन्हें जोड़े है। बिहार में तेजस्वी यादव को समन आया, उन्होंने भी कहा, अनदेखी कर दी। और इन सब के ऊपर खेला हो बे, मैं आई हूं तो मैं तो गुंडागर्दी करूंगी, ये कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है। ममता बनर्जी उन्होंने आज एक नया खेला होबे मॉडल दिया है। उन्होंने दिखाया कि मेरे पास, मेरे प्रदेश के अंदर अगर कोई ईडी का अफसर घुस भी जाएगा ना, तो मेरे गुंडे हैं, मैं उनको भेजूंगी। पुलिस को कहूंगी कि जो ईडी के अफसर हैं, जिनकी जान पर बनाई है, उनकी मदद ना करना, टीएमसी के गुंडों के साथ खड़े हो जाना। ये एक खेला होबे मॉडल भी आ गया है। और मैं एक बात और कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, देश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है, वो सब देख रही है। हम ये बात बार बार उठाते हैं, पश्चिम बंगाल में अराजकता की पराकाष्ठा हो गई, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आप सोचिए, जो इंडी अलायंस के घटक दल एक साथ आने की बात करते हैं, जब अति हो जाती है तो वो क्या कहते हैं, मैं पढ़ देता हूं। अधीर रंजन चौधरी, ये तो वरिष्ठ नेता हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने आज कहा है, सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने ईडी अधिकारियों पर जो हमले किए, इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बुरा होता जा रहा है। आज वे घायल हुए, कल उनकी हत्या भी हो सकती है।
इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मुख्य मुद्दा मैंने आपके समक्ष में रखा। भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम है कि हम पश्चिम बंगाल की जनता की लड़ाई, ईमानदार अफसरों की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन जब पराकाष्ठा हो जाए अराजकता की, तो घमंडिया के घटक दल क्या कह रहे हैं, यह अति आवश्यक है। यह अराजकता, यह गुंडागर्दी इस घिनौने रूप में सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, जो लीडर हैं संसद में, वो स्वयं कह रहे हैं कि आज तो घायल हुए हैं, आगे तो हत्या भी हो सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था का हाल बुरा होता जा रहा है। ये साफ दर्शाता है ममता बनर्जी को कोई हक नहीं है कि एक दिन भी वो कुर्सी पर रहे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, जनता से माफी मांगे, और जो ईमानदार अफसर हैं जिन पे ये हमला हुआ, उनसे माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी को। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, मैं समझता हूं कि जनता देख रही है, ऐसी चोट पड़ेगी लोकतंत्र में वोट की कि राजनीति भूल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न होंगे इस बिंदु पे? देखिए, मैंने आपके समक्ष तथ्य रखे और बिंदुवार तरीके से आपको बताया कि अभी हमारी क्या मांग है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये उम्मीद भी करता हूं कि वो हर उस अफसर से जिस पे हमला हुआ है, जिसको गंभीर चोटें लगी हैं, उनसे माफी मांगेंगी। इतनी उम्मीद हम जरूर रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है, भारत भारतीयों के लिए। कोई अवैध घुसपैठिया जब हमारे भारत में रहता है तो पहली बात तो उसे भारत की भूमि से, भारत के हित से कोई लगाव नहीं है। दूसरी बात, वो भारतीय का हक मारता है। और तीसरी बात मैं कह दूं इसी संदर्भ में, जब बात होती है सीएए और एनआरसी की, तो ममता बनर्जी को भारतीय प्रिय नहीं है, लेकिन अगर कोई घुसपैठिया मुसलमान निकले, उनके लिए फ्यूचर वोट बैंक है, तो वो प्रिय है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर लागू हुआ सीएए तो गृह युद्ध हो जाएगा। और मैं समझता हूं आज जो तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी अवैध घुसपैठिया ना कभी भारत का सगा था, ना है और ना होगा, और वो देश के लिए खतरा है। देश में एक कानून है, वो कानून सब पर बराबर लागू होगा। तो पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी मुख्यालय में गौरव भाटिया ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गौरव भाटिया ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, लोकतंत्र वहां नहीं है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो मस्त नजर आती हैं। अराजकता की मूर्ति हो चुकी हैं ममता बनर्जी। और इसके साथ साथ गौरव भाटिया ने कहा कि इससे पहले भी लगातार कोशिश की गई कि कानून व्यवस्था बेहतर हो सके, लेकिन वहाँ पर अब कानून व्यवस्था जो है बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरीके से ईडी की टीम पर हमला किया गया, ईडी की टीम वहां पर गई थी एक सिलसिले में जांच करने, उस पर हमला होता है। और साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि अब तक जो है बीजेपी जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। एक दिन भी वो इस पद पर नहीं रह सकती, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल और भी खबरों की जो जानकारी है आपको हम देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद, और
इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज पर। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने ईडी टीम पर हुए हमले की जांच NIA से कराने की मांग की है। सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को इसके संबंध में एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही है, इसलिए ईडी अधिकारियों पर जघन्य हमले के बाद उन्होंने गृह मंत्री को ये पत्र लिखा है। और अब बात करते हैं सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की। वर्ष 2013 और 14 की तुलना में 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग में तकरीबन 60% का इजाफा हुआ है। यानी 2014 में जहां नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर थी, तो वहीं 2023 में ये आंकड़ा 1,46,145 का हो चुका है। वहीं अगर 4 लेन सड़क नेटवर्क की बात करें तो इसमें भी 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो 18,387 किलोमीटर से बढ़कर 46,189 किलोमीटर की हो चुकी है। सड़क निर्माण की बात अगर की जाए तो 2014 में जहां प्रतिदिन 11.6 किलोमीटर की रफ्तार थी, तो वहीं 2023 में 144% बढ़कर 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। सड़क परिवहन मंत्रालय का कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 2014 के मुकाबले 9.4 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2013 और 14 में कैपेक्स जहां 33,745 करोड़ हुआ करता था, वहीं 2023-24 में बढ़कर 3,17,435 करोड़ तक पहुंच चुका है। 2013 और 14 में सालाना नेशनल हाईवे का निर्माण 4,260 किलोमीटर था, वहीं 2023-24 में ये 13,814 किलोमीटर प्रति वर्ष पहुंच चुका है। भारतमाला योजना फेज़ 1 के तहत 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। वहीं अगर हाई स्पीड सड़क गलियारे की बात करें तो इसमें भी 11 गुना की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और ये 2014 में 353 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 3,913 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में भी 93% की गिरावट आई है। जहां पर पहले टोल प्लाजा पर औसतन 734 सेकंड का लंबा इंतजार करना पड़ता था, तो अब महज 47 सेकंड में यात्री टोल प्लाजा पार कर जाते हैं। दिसंबर 2023 तक टोल से मंत्रालय को 18,450 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। मिनिमम 2 लेन रोड जो है, पहले हमारे पास जब 91,000 किलोमीटर थी रोड 2014 में, उसमें 31% 27,000 किलोमीटर वाज लेस देन 2 लेन, मतलब 1 लेन या 1.5 लेन की सड़क थी। वो आज 1,46,000 किलोमीटर में कम होके 14,800 10% रह गई है। मतलब 31% से केवल 10% रह गई लेस देन 2 लेन रोड। ज़्यादातर लेन सड़कें हमारी अब जो हैं 2 लेन एंड अबव हो गई। स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी जानकारी में है, कैसे तेज़ी से बढ़ी है, दुगने से अधिक हो गई है 10 साल पहले जो चीज़ें होती थी। एक्सपेंडिचर हमारा 9 गुने से अधिक हो गया उस समय जो होता था। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन ने आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को पार कर लिया है। जल जीवन मिशन भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस मिशन के तहत केवल 4 वर्षों में ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज 3 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गई है।
यह महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्रामीण विकास की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जो पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, गांव को सशक्त बनाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए 5 की पंचायत। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।